हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया था। ट्रायल बैलेंस में सिंपल रूल था कि जो भी लेजर बैलेंसेस होंगे, अगर वो एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड ड्राइंग है तो उसका डेबिट साइड में लिखेंगे, और कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स वाले लेजर का जो भी बैलेंसेस होगा वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसके बाद एक और चीज पढ़ाना था मुझे, बट वो मैंने अभी स्किप कर दिया हुआ है। उस टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो हालांकि प्रैक्टिकली वो चैप्टर इतना यूजफुल भी नहीं है, सो उसमें अभी हम नहीं जाते हैं। वो मैं आपको समरी बता देता हूं कि क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्या। देखिए, जर्नल के टाइम में, लेजर बनाने के टाइम में, ट्रायल बैलेंस बनाने के टाइम में अगर कहीं पे भी हम गलती करते हैं और अगर वो हमें पता चल जाता है तो हम उस दो एरर को दो तरीके से ठीक करते हैं। एक, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करते हैं, दूसरा रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लो आपने 50,000 का परचेज किया था और आपने 45,000 ही रिकॉर्ड किया, तो आप क्या करोगे, 5,000 का परचेज का एंट्री और पास करोगे। इसको हम बोलेंगे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके हमने सही किया, क्योंकि 50,000 का परचेज को अगर आप 45,000 का परचेज लिखोगे तो जो 5,000 का हमेशा डिफरेंसेस आएंगे। तो इसीलिए हम 5,000 का परचेज का एंट्री करेंगे और इस एंट्री का नाम हो जाएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। दूसरे टाइप का जो एरर होता है उसको हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट के थ्रू ही पास कर देते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि जिस एरर को ठीक करने के लिए एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हो, जिस एरर को ठीक करने के लिए एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है, उस एरर को ठीक करने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करना पड़ता है। तो ये अलग बात है। हालांकि जो प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम जर्नल बनाते हैं तो वहीं पे हमें ध्यान से करना होता है ताकि मिस्टेक ना हो। लेजर बनाते हैं वहां पे भी मिस्टेक ना हो, और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसका भी मिस्टेक ना हो। अब आज का जो चैप्टर है वो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे लास्ट चैप्टर है, और यहां जाके अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। फाइनल अकाउंट्स का चैप्टर है। देखिए, जो आपके फाउंडेशन के बुक्स में है फाइनल अकाउंट, वो डिटेल है। मैं डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में, अपकमिंग वीडियोज में बताऊंगा। बट जो बेसिक्स है, मतलब अभी हम अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ रहे थे ना, तो इसी के लिए मैंने ये यहां पे इंक्लूड कर दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप देखिए, जो अकाउंटिंग प्रोसेस हमने पढ़ा था इसमें फर्स्ट स्टेप हमने जर्नल एंट्री बताया। और मैं अभी भी फिर से कह रहा हूं कि आप जर्नल वाले चैप्टर को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जर्नल बनने के बाद हमें कोई सा भी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लेजर बना लेते हैं जर्नल के हेल्प से, और जब लेजर बन जाता है वहां पे भी कोई कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक रूल ध्यान करना पड़ता है, और रूल को ये ध्यान में रख के हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब क्या होगा, जो ट्रायल बैलेंस हमने बनाया है उसमें चार चीजें रहेंगी मेजर। या तो उसमें जो भी, देखिए ट्रायल बैलेंस क्या था कि जितने भी लेजर अकाउंट बनेंगे, कैश बनेंगे, बैंक बनेंगे, मशीनरी बनेंगे, परचेज अकाउंट बनेंगे, फिक्स एसेट बनेंगे, करंट एसेट बनेंगे, लायबिलिटीज बनेंगे, इनकम बनेंगे, गेन बनेंगे, रेंट बनेंगे, बैंक इंटरेस्ट बनेंगे। तो ये जो भी ट्रायल बैलेंसेस में लेजर होगा वो चार पार्ट ही होता है। या तो वो एक्सपेंस या लॉस होगा, मतलब हमने कुछ खर्चा किया, जैसे कि मान लो रेंट का खर्चा किया पूरे साल में, मान लो बैंक की चार्जेस लगे हुए पूरे साल में, तो या तो वो एक्सपेंस नेचर का होगा या तो इनकम या गेन नेचर का। इनकम मतलब जैसे हमने सेल कर दिया तो वो हमारा इनकम हो गया। मान लो हमारा एफडी था, उस पे हमने बैंक इंटरेस्ट कमाया है तो वो गेन हो गया। हमने कोई एसेट था 1 लाख का, उसको हमने 1,20,000 में बेच दिया तो जो 20,000 का गेन हो गया। इस टाइप का लेजर बैलेंसेस हो सकता है। तो एक्सपेंस हो सकता है, इनकम हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, एसेट हो सकता है। एसेट में जैसे मान लीजिए हमारे पास कैश है, कैश का बैलेंस है, बैंक बैलेंसेस है, मशीनरीज है, फैन है, एसी है, ऑफिस इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, स्टेशनरी है, तो एसेट्स हो सकता है।
और चौथा जो है ये लायबिलिटी नेचर का हो सकता है। लायबिलिटी नेचर का मान लो कि हमें किसी को पैसा देना हो अदर देन ऑनर। अगर ऑनर को देंगे तो वो कैपिटल में आएगा और यहां पे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल मैं लिख देगा। तो लायबिलिटी में जैसे क्या हो जाएगा, जैसे हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, एसेट्स में हमारा सन्ड्री क्रेडिटर आता था। लायबिलिटी में जैसे मान लो हमने रेंट एक्सपेंसेस तो कर लिए बट जो ऑनर ऑफ द प्रीमाइसेस है उनको हमें पैसा देना है तो रेंट पेएबल हो जाएगा। मान लीजिए हमने एम्प्लॉई को काम करा लिया तो एम्प्लॉई एक्सपेंसेस तो हो गए लेकिन पैसे हमने अभी तक नहीं दिए हैं तो बाद में देने पड़ेंगे, तो हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर अकाउंट बन गया, तो इस सब का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो लायबिलिटीज में आएगा। अब हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में से अभी भी मैं वही कह रहा हूं, देखिए ये चार चीज हमने पढ़ लिया, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, एक्सपेंस इनकम क्या होता है। ट्रायल बैलेंस में हमने डिफरेंशिएट करना है कि एक्सपेंस क्या है, इनकम क्या है, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। क्योंकि अगर एसेट लायबिलिटी कैपिटल होगा तो वो बैलेंस शीट में हम डालेंगे, और एक्सपेंस या इनकम नेचर का होगा तो वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का जो ट्रायल बैलेंस तक का सफर। अब ट्रायल बैलेंस के बाद हमें फाइनल अकाउंट की ओर आना है। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें बनता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से हमें क्या पता चलेगा, रिजल्ट में हमें पता चलेगा कि जो सामान या जो सर्विस हम बेचते हैं उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब सिर्फ और सिर्फ सामान का कॉस्ट और उस सामान को बेच के आने वाला इनकम को कंसीडर करके क्या प्रॉफिट हुआ, इसको हम बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम जीपी भी बोल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए ग्रॉस क्यों नाम है, क्योंकि देखिए बिजनेसेस में बहुत सारे नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जो भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंसेस होगा, मतलब उस प्रोडक्ट को खरीदने में या फिर उस सर्विस को देने में हमें कॉस्ट आएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली। अब जैसे मान लीजिए मैंने सामान खरीदा 20 रुपए का और सामान को ऑफिस तक लाने में मुझे 10 रुपए खर्चा हुए थे, तो जो मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया 30 रुपए का हो गया। तो जब मैं उस सामान को बेचूंगा तो उसमें से माइनस कर दूंगा कॉस्ट को, और जो भी प्रॉफिट आएगा वो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और जो ट्रेडिंग अकाउंट बनके, ट्रेडिंग अकाउंट में हम सेल्स एंड परचेज, मतलब सेल माइनस परचेज करते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस को भी कंसीडर करते हैं। परचेज का मतलब यहां पे जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखिए कुछ पार्ट ऑफ गुड्स हमारे स्टॉक में रहते हैं तो उस गुड्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट है, तो सेल में से सिर्फ कॉस्ट घटाएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंस घटाएंगे जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम ट्रायल बैलेंस देखेंगे। ट्रायल बैलेंस में से जो भी एक्सपेंस या इनकम नेचर का लेजर होगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में रखेंगे, और इससे हमें क्या पता चलेगा, तो नेट प्रॉफिट। अब देखिए प्रोडक्ट को बेचने के लिए या सर्विस को बेचने के लिए और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस लगते हैं। जैसे कि मान लो आपका ऑफिस है तो आपने वो ऑफिस मान लो अगर वो रेंट पे ले रखा है तो रेंट का एक्सपेंस लगेगा। अब मान लो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी लगेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। मान लो कुछ ऑफिस में फ्रिज रेफ्रिजरेटर है तो उसका कॉस्ट लगेगा, उसका अगर आप मेंटेनेंस करते तो वो लगेगा। ऑफिस में एम्प्लॉय के लिए कोई चाय या कॉफी का है तो वो भी कॉस्ट लगेगा। बैंक में अकाउंट मेंटेन करने के लिए बैंक चार्जेस लगते हैं तो वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मतलब दो तरह का एक्सपेंसेस, एक तो प्रोडक्ट या सर्विस से डायरेक्टली रिलेटेड एक्सपेंस हो, और दूसरा उसके अलावे वाले जो एक्सपेंस है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करेंगे। तो जितना भी यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसमें से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे,
और फिर हमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाने के बाद हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब जो भी ट्रायल बैलेंस में एसेट्स या लायबिलिटी या कैपिटल का एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल नेचर का लेजर बैलेंसेस होगा, उसको हम बैलेंस शीट में रखेंगे। और बैलेंस शीट हमें क्या बताएगी, पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब हमारे बिजनेसेस में कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज है। ठीक है, हमारे बिजनेस में मतलब हमारा बिजनेस का कंडीशन कैसा है, क्या हमारा बिजनेस का नेटवर्क बहुत ज्यादा है, कम है, हमारे पास सफिशिएंट एसेट्स है, सफिशिएंट कैश बैलेंस है कि जो भी हमारा लायबिलिटी है उसको मीटअप कर पाए। तो ये एक समरी है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस एंड होता है फाइनल अकाउंट में, उसमें हमें क्या क्या बनाना पड़ता है। ट्रेडिंग अकाउंट, लॉस प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंसेस को आपको आइडेंटिफाई करना है, एक्सपेंस या इनकम नेचर है तो इसमें डालेंगे, एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाले हैं तो बैलेंस शीट में डालेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में बस सेल और परचेज मतलब नेट, हो सकता है कि हमने 1 लाख का सामान बेचा और 10,000 का रिटर्न हो गया, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हम क्या करेंगे, नेट सेल डालेंगे और परचेज को भी नेट डालेंगे। परचेज में सीओजीएस अभी मैं बताऊंगा आपको जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा। देखिए ये जो फॉर्मेट है, ये जो 3 तरीके का है, ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का है। 2 टाइप के एंटिटीज होते हैं, नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी और मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी। नॉन मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो ट्रेडिंग टाइप के एंटिटी होते हैं, मतलब सामान को कहीं से लाया दूसरे को बेच दिया, उसमें कुछ भी नहीं किया। और मैन्युफैक्चरिंग जो होते हैं वो सामान रॉ मटेरियल खरीदते हैं और फिर बनाते हैं, तो उसमें हमें एक और एडिशनल चीज बनाना पड़ेगा। वो जब चैप्टर नंबर 7 पढ़ाऊंगा मैं आपको कि फाइनल अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी डिटेल में, वहां मैं बताऊंगा। इसके अलावा जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, वो भी एडजस्टमेंट मैं आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगा। फिलहाल आपको ये चीज समझना है कि ट्रायल बैलेंस के बाद हम कैसे फाइनल अकाउंट में आए हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके तीनों अकाउंट का फॉर्मेट बताऊंगा और क्या क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट नोट डाउन करना है। ये चीज नोट कर लीजिए जो मैंने अभी बोर्ड में समरी बनाया था। देखिए एट द एंड मैं अभी भी फिर कह रहा हूं, जिसको जर्नल का कॉन्सेप्ट पता हो गया उसके लिए ये एकदम ही सिंपल है। दूसरा, जिसको एसेट्स का मतलब पता है कि हाँ ये एसेट नेचर का है, मतलब लेजर को आइडेंटिफाई कर लेगा, ये एसेट है मेरा, ये लायबिलिटीज है, ये कैपिटल है, ये सेल्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम है, परचेज है, उसके लिए फाइनल अकाउंट बनाना कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, या तो एकदम इजीली वो बना देगा। कोई भी अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे पता चलेगा, सेल्स माइनस एक्सपेंस। अब देखिए जो ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ बिजनेस का नाम लिखेंगे, फॉर द ईयर लिखेंगे आप लोग। फॉर द ईयर का मतलब पूरे साल में, ठीक है। यहां पे जो आएगा देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो साइड होगा वो इनकम का साइड होगा और ये वाले जो साइड होगा वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का साइड होगा। अब इनकम में देखिए, जो ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ सेल्स एंड परचेज रिलेटेड डाटा जाएगा, सेल्स, इसमें आप लोग माइनस कर देंगे जितने भी सेल्स रिटर्न हुए, इसको दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। इन दोनों को नेट करने के बाद जितना आएगा आप लोग वो फिगर लिखेंगे। अब बताइए सेल्स में से क्या माइनस करूंगा तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करूंगा तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। और वो कैसे निकलेगा, देखो सीओजीएस निकालने का फॉर्मूला। सबसे पहले हमारा मान लो कि ओपनिंग स्टॉक भी तो होगा, बिजनेस में ओपनिंग स्टॉक है,
हमने कुछ परचेज किया। परचेज का मतलब आप लोगों को पता है, परचेज ऑफ स्टॉक, बेचने वाले चीज। अब ये नहीं कि हम एसी बेच रहे हैं और हमने बिल्डिंग खरीदा तो वो भी परचेज में लिख दिया, वो नहीं। परचेज का मतलब परचेज ऑफ स्टॉक, परचेज लिखेंगे, लेस करेंगे परचेज रिटर्न, क्योंकि हो सकता है कुछ गुड्स सामान फिरता भी हो, खराब हो, तो उसे हम वापस करते हैं। इसको अपने रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। और इसके अलावा अभी मैंने क्या बोला था, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्ट को बनाने में या फिर प्रोडक्ट को अपने ऑफिस प्रेमाइसेस तक लाने में या सर्विस को डिलीवर करने में लगता है, उसको भी हम ऐड करेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बहुत सारे। अब देखिए मैंने ये नाम नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है। अब देखिए आप सामान लाने के लिए वहां से फ्रेट करते हैं, मान लीजिए गाड़ी का भाड़ा देते हैं, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो आप वो भी ऐड करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ ऐसे सामान लाए, अब डिलीवर गाड़ी आया और अनलोडिंग चार्जेस ले लिया लेबर ने सामान रखने के लिए, तो वो भी डायरेक्ट नेचर का एक्सपेंस है, तो आप सारे एक्सपेंस लिखेंगे। दूसरा आप इस साइड क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अब देखिए इसका ये यहां पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ये यहां पे नेट करके यहां पे लिखेंगे और ये लिखेंगे। अब देखिए अब यहां से जो भी, देखिए अगर ये सेल्स वाला साइड ज्यादा हो गया, इसका मतलब हमें इनकम ज्यादा हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, हम यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट अगर इस साइड वाले कंपोनेंट ज्यादा है तो हम ग्रॉस लॉस लिखेंगे। ठीक है, तो सेल ज्यादा है, सेल ज्यादा है तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, और कॉस्ट वाले ये वाले साइड ज्यादा है। अब आप लोग एक चीज ध्यान करिएगा कि मैंने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाते टाइम बताया था कि देखिए है तो मैंने यहाँ पे इनकम लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने फिर क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिख दिया, है तो इनकम फिर भी क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया। चलो सेल्स इनकम है आपने लिख दिया, इट्स ओके। परचेज कॉस्ट है लिख दिया आपने, इट्स ओके। डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट है आपने लिख दिया, ओके। लेकिन इस साइड ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक इस साइड क्यों लिखा है आपने? तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितना कॉस्ट का सामान हमने बेचा है उससे आया हुआ इनकम को ही कंपेयर करेंगे। तो देखिए ओपनिंग परचेज माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो इससे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल जाएगा, और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा तभी जाके ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा। ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। अब ऐसे ही अब दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें भी आप क्या ध्यान देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द बिजनेस का नाम लिखेंगे, फॉर द ईयर लिखेंगे, मतलब पूरे साल का। ये इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा, फॉर द ईयर का मतलब पूरे साल का। इसमें भी वैसे ही यहां पे देखिए अगर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आया होगा तो आप ग्रॉस प्रॉफिट ये कहां से ट्रांसफर हुआ, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ग्रॉस लॉस होगा तो आप यहां पर लिखेंगे। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, तो इस साइड आप क्या लिखेंगे, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जैसे कि मान लो सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, बहुत सारे जो भी खर्चे होंगे, यहां पे हो सकता है कुछ गेन हो सकता है, मान लो इंटरेस्ट इनकम हो गया, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस था। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चला,
ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमें क्या पता चलेगा, नेट प्रॉफिट। यहां पे अगर इस साइड बैलेंस करना पड़ा तो नेट प्रॉफिट, ये ज्यादा हुआ तो नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस ज्यादा हुआ तो नेट लॉस, और इस साइड ज्यादा हुआ तो नेट लॉस सीडी। ठीक है, और भी बहुत सारे एडजस्टमेंट होंगे, मैं आपको बस जस्ट एक फॉर्मेट बता रहा हूं। दूसरा, बैलेंस शीट के लिए देखिए, बैलेंस शीट ऑफ दिस, अब यहां पे क्या लिखेंगे, एज एट, अब यहां पे ईयर एंड का देंगे, मान लीजिए 31 मार्च 2022, एज एट मतलब उस दिन का पोजीशन क्या है। देखिए यहां पे जो लिखेंगे लायबिलिटीज एंड कैपिटल, और यहां पे एसेट लिखेंगे। ठीक है, देखिए लायबिलिटीज में सबसे पहले कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल में से अगर कुछ ड्राइंग लिखा हुआ तो ड्राइंग लिया हुआ तो ड्राइंग को नेट करके लिखेंगे, और मान लो अगर नेट प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट किसका होता है, ऑनर का होता है। अगर नेट लॉस होगा तो कैपिटल में से नेट लॉस घटाएंगे, तब जाके कैपिटल लिखेंगे। और जितने भी लायबिलिटी वाले होंगे, लायबिलिटी जैसे क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया। एसेट्स में फिक्स एसेट्स लिखेंगे, जितने भी फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स लिखेंगे, जितने भी करंट एसेट्स है, जैसे बैंक हो गया, कैश हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सब लिखेंगे। तो ये हो गया बैलेंस शीट का फॉर्मेट। देखिए मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये मैंने जस्ट समरी बताया कि क्या क्या बनाना है फाइनल अकाउंट में। दो चीज आप हमेशा याद रखेंगे, एक तो पर्सनल एक्सपेंस एंड इनकम, एसेट्स एंड लायबिलिटी। मतलब अब मान लो मैं ऑनर हूं, मेरे घर में भी एसेट लायबिलिटी होंगे, मेरे घर के भी एक्सपेंसेस एंड इनकम होंगे, तो ये मैं फाइनल अकाउंट में इंक्लूड नहीं करूंगा, और नॉट इंक्लूडेड इन फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के फाइनल अकाउंट में पर्सनल चीजें इंक्लूड नहीं करूंगा। दूसरा, जितने भी चीज इंक्लूड करूंगा वो करंट पीरियड का होना चाहिए। करंट पीरियड मतलब जिस साल का हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उस साल का। मान लो 2022 साल में मैंने सेल किया 1 लाख, और 23 के अगले महीने भी ऑर्डर आ चुका है, मुझे 50,000 का सेल करना है बट हुआ नहीं है, तो जब मैं इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाऊंगा तो मैं सिर्फ इसी साल का सेल डालूंगा, अगले साल का नहीं। जब सेल हो जाएगा जिस पीरियड में, तो जिस पीरियड का खर्चा रहेगा उसी पीरियड में डालेंगे। तो करेंट पीरियड का चीज जितने भी होंगे हम फाइनल अकाउंट में इंक्लूड करेंगे। एक चीज और देखिए, ये हमारा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग था, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बेसिस पे आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं, बुक में दिए हुए इलस्ट्रेशंस एंड क्वेश्चंस कर सकते हैं। दूसरा, अब मैं आपके अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, जो भी आपको रिवीजन करने में जो भी चैप्टर्स में डाउट आते होंगे। अब देखिए, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, एनपीओ, जिस भी चैप्टर में आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, ये वीडियो देखते टाइम आप प्लीज कमेंट करिएगा कि प्लीज अपलोड द वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, और मुझे इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट पे डाउट है तो मैं वो कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पे बता दूंगा। और अगर आपने चैप्टर मेंशन किया है कमेंट में, तो मैं उस चैप्टर को अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा, क्योंकि जो अकाउंट्स का बेसिक था सब लोगों को यहीं से शुरू करना है। और इसके बाद जो भी चीजें आपको लगेगी कि हाँ इस चैप्टर का रिवीजन करना है मुझे, तो प्लीज कमेंट इन द वीडियो, कमेंट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो। मैं उस चैप्टर को का वीडियो जरूर अपलोड करूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग वीडियो देखिएगा और जरूर कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर का रिवीजन वीडियो अपलोड करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो अगेन।